प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी ये रेडियो एक्टिविटी की और क्या पढ़ा था? बहुत बढ़िया ना, बहुत टाइम प्रोडक्शन पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, पावर डायमंड पासन ब्रैकेट ये सब पढ़ा था अगर आपको याद है। थैंक यू सो मच, ठीक है जिन्होंने याद दिलाया। सही। और मैंने लास्ट क्लास में जाते जाते कहा था कि नेक्स्ट वीक की क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है क्वांटम नंबर्स और मैंने आपको पढ़ाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द एम्पीरियल स्टेटस। सही है। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स और आपको एक और मजेदार बात बता, क्योंकि पेपर में तो मुझे जाना नहीं, लेकिन फिर से मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली क्लास में और क्या पढ़ा हमने पढ़े थे। ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, सबशेल्स, हमने पढ़ा था एन स्क्वायर क्या होता है, एन क्या होता है। सही। हमने पढ़ा था कि एसपीडीएफ से रिलेटेड क्या कहानी है, ये हमने सब पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? क्वांटम नंबर्स। अच्छा नंबर्स, हम जब वर्ड पढ़ते हैं ना नंबर्स, हम समझते हैं कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5। नो, these are actually the arbitrary numbers। arbitrary कहते हैं बस हमने सपोज कर लिया है कि हाँ इनको नंबर कह रहे हैं, but actually these are the basic concepts। सही है, इसको समझना है। these are not the digital numbers। सही है। हमने इसको नंबरिंग के हिसाब से इसलिए कह दिया है कि किसी की इम्पोर्टेंस है और किसी की इम्पोर्टेंस। ये क्वांटम नंबर हमें चार बातें बताते हैं। एक साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में। सही है। फिर ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देते हैं? सर्कल। फिर ये हमें बताते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और इसके साथ साथ ये हमें बताते हैं एक और नाम दैट इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं चार बातों की बेसिस पर हमने चार क्वांटम नंबर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें से जो साइज ऑफ ऑर्बिट को डील कर रहा है वो कहलाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सब शेल को डील करेगा वो क्या कहलाएगा? एसिम्पटोटल। और जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड चलेगा उसे आप कहेंगे एम। और लास्ट वन क्या कहलाएगा? स्पिन क्वांटम। सही है। ये चार बातें हैं, लेकिन मैं एक एक करके इसे डिटेल कर रहा हूँ। डिटेल का मतलब क्यों है कि इसमें से पता नहीं किस पॉइंट से स्विच होकर आ सकता है, तो हमें उसकी बात पता होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले जो पढ़ाना शुरू किया दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन। तो ये पहले अपने साथ मिलकर रिकॉल कर लो तो वो आसानी हो जाएगी। लिखा हुआ तो पता नहीं, आप सिर्फ एक क्लिक करेंगे और आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। बात समझ में आनी चाहिए। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए इसका मतलब ये वही है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो फोटोन के लिए हो, चाहे वो नंबर ऑफ शेल के लिए हो, चाहे वो बॉन्ड ने इस्तेमाल किया था यहाँ पर वेव नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए। सही है। हर तरह से जहाँ पर भी आपने पढ़ा वो प्रिंसिपल क्वांटम कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? शेल। और शेल का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल। यानी ये मुझे साइज और एनर्जी के बारे में कैसे बताएगा? larger the value of n और larger would be the energy। फिर याद दिला दो एनर्जी किसकी है भाई? एनर्जी है ऑर्बिट की। यानी अगर आपसे मैं पूछूं n की वैल्यू 1 है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, n की वैल्यू 5 है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। 5 ये पॉइंट हमें लेगा। फिर एक और बात, larger n is directly proportional to the larger size। हम साइज को ना कभी कभी एक और वर्ड से भी रिप्लेस कर देंगे दैट इज रेडियस। चलिए मैं आपसे को बताऊं शेल नंबर 3 का साइज ज्यादा होगा या शेल नंबर 1 का?
क्या कहेंगे थ्री का, क्योंकि थ्री का रेडियस क्या है ज्यादा और वन का रेडियस क्या है कम। फिर एक और बात, हमारे पास ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये नेवर बिकम्स इक्वल टू जीरो, सही है, n की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं। आप जब भी ये का इलेक्ट्रॉन जीरो शेल के अंदर मौजूद है तो आप फौरन क्लिक कर जाएंगे, इट इज नहीं जीरो शेल। फिर एक और बात, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं n इज इक्वल टू नेगेटिव। आपके पास n हमेशा पॉजिटिव होल नंबर ही होता है, n का ना तो जीरो होता है और ना ही नेगेटिव। कोई आपसे कहे इलेक्ट्रॉन माइनस वन शेल के अंदर मौजूद है तो आप कहेंगे माइनस वन शेल एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। और ये याद रखना है कि n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में ही, सही है, 1 2 3 4 5, ना तो ये फ्रैक्शनल होगी और ना ही ये डेसिमल होगी, सही है, ये हमेशा क्या होगी होल। कोई छोटी छोटी सी बात है लेकिन अगर आ जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमने पढ़ाई नहीं था, हालांकि ये एक ऐसी बात है जो अंडरस्टूड है, हम जानते थे लेकिन हम इसे रिकॉल नहीं करते। सेकंड और पॉजिटिव भी होगा, मतलब वो हमने वो बताया जो चीजें नेगेटिव है, एन जीरो भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं, ठीक है, पास लगा दो, सही है, लेकिन एन हमेशा क्या होगा होल, सही है, पॉजिटिव। अच्छा फिर आते हैं आगे, मैं आपसे कहूँ बेटा एन से रिलेटेड और बात बताते हैं, तो अब आप बताना शुरू हो जाते हैं ऐसे कि एन की वैल्यू मुझे बता दी है नंबर ऑफ सबशेल, सही है, इसके बारे में बता देती है नंबर ऑफ सबशेल। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहे के शेल तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू क्या है वन, और आपसे मैं कहूँ शेल नंबर वन में कौन सा सबशेल होगा तो आप कहेंगे एक ही होगा, और वो कौन सा होगा एस एस। जिसने प्रीवियस क्लास ली थी ना ये उसका रिकॉल हो रहा है, और जिसने नहीं ली थी ना उसके लिए फायदा हो जाएगा। एन सेकंड शेल का नाम होता है और एन की वैल्यू क्या होगी टू। अब अगर मैं आपसे कहूँ बताओ कितने नंबर ऑफ सबशेल मौजूद होंगे तो आप कहेंगे टू। कौन कौन से है, इसी तरह अगर शेल नंबर थ्री है कितने सबशेल होंगे थ्री, एस पी डी, और अगर फोर है तो एस पी डी एफ। बहुत हाई लेवल पर वीएमएस लेवल पर आपको बताया जाता है कि एसपीडीएफ के अलावा भी सबशेल्स हैं, लेकिन हमें कितने पता होने चाहिए एसपीडीएफ, सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपसे कहे कि अच्छा एन स्क्वायर आप जानते हैं तो आप कहेंगे यस, एन स्क्वायर मुझे बता देता है किसकी बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर ये है और आपने इसकी एन की वैल्यू वन दी है तो वन का स्क्वायर क्या आएगा वन, और आप जानते हो कि मैंने हमेशा एक सेंटेंस इस्तेमाल किया एस होते ही सबशेल है और होते ही क्या है ऑर्बिटल, एक सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है जो क्या है एस। और एस के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्योंकि बेचारे का शेप क्या है स्पाइन, uniformly distributed है, it cannot orient into the x y और z, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर सेकंड शेल की बात की जाए तो सेकंड शेल का मतलब है मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाली फोर, बड़ी आसान बात, s और यहाँ पर एक होगा px, फिर क्या होगा py, फिर क्या होगा pz, तो टोटल नंबर ऑफ कितने फोर। एंड सिमिलरली मैं आपसे कहूँ थर्ड शेल के लिए तो आप क्या कहेंगे नाइन। आप इसको ऐसे कह सकते हैं एक एस टी किससे रिलेटेड है टी, और अब जो मैंने बनाया है वो क्या है वन टू थ्री फोर फाइव, ये किसके लिए है डी, टोटल काउंट करेंगे तो कितने बन गए हमारे पास नाइन, सही है। नेक्स्ट वन फोर की भी बात कर लो तो हाउ मेनी ऑर्बिटल 16, इसका मतलब है एक होगा एस, तीन किसके होंगे बी, फाइव किसके होंगे डी, और सेवन किसके होंगे एन, तो टोटल कितने हो गए 40, सॉरी टोटल कितने हो गए 60। इसका मतलब है एस पी डी एफ फर्दर कितने में डिवाइड हो रहा है उसे आप क्या कहते हैं ऑर्बिटल। इसको ऑर्बिटल की एक और बात याद है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहना पसंद करता है या नहीं, अगर आप एटम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन की सबसे
जो है वो किसी ऐसी जगह वो अटेम्प्ट करना जहाँ वो बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? न्यूक्लियस न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब एक और भी है, मैं तो ऑर्बिटल के हवाले से बात कर रही हूँ, सब शेल के हवाले से बात कर रही हूँ। ऑर्बिटल, ऑर्बिट के अंदर सब शेल के अंदर क्या है आपके पास, वो आप बस ऑर्बिटल। इसका मतलब है मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको एक और नाम भी आपको याद दिलाना था जिसे आप न्यूक्लियस कह रहे हैं, और सब शेल के हवाले से या और किसी के हवाले से नहीं, पी को देख रहे हैं। एक पॉजिटिव लूप है और एक नेगेटिव, और इस जगह को आप क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रहना पसंद नहीं करता क्योंकि सबकी एनर्जी स्किप करनी है। ये एक और कहानी है कि आपके पास अगर 2n स्क्वायर हो जाए तो ये हमें किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। सही है, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके बारे में कौन बता रहा है? 2n स्क्वायर। इसका मतलब है n इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइज बता रहा है यानी रेडियस, एनर्जी बता रहा है, ये बता रहा है कि जीरो नहीं हो सकता, ये बता रहा है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बता रहा है कि हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होगा। हमने पॉजिटिव होल नंबर से दो पॉइंट अपने दिमाग में सोच लिए, कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी डेसिमल नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आ गए, n बताता है नंबर ऑफ सबशेल के बारे में। अगर n पता हो तो हम उसमें कितने सबशेल्स मौजूद हैं फाइंड आउट करते हैं। अगर n पता हो तो उसके स्क्वायर से हम क्या मालूम कर लेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सही है, अगर n पता हो तो हम उससे क्या मालूम कर लेते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। फॉर एग्जांपल k का मतलब n की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? आपके पास आंसर क्या आएगा? 12 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किसमें है? k शेष डायमंड के न्यूक्लियस के करीब है या दूर? करीब है। ठीक है, k क्या है? न्यूक्लियस से रेडियस है। गुड। फिर उसके बाद आते हैं l। मैं आपसे को बताऊं सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? आपने यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 6। एंड देन क्या आएगा? 18। और फिर क्या आएगा? 36। सही है, तो आपको ये बात याद रखनी है। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप कितनी सारी चीजों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सही है, एक बड़ी छोटी छोटी बात एमसीक्यूज में आती है एग्जाम्स में। किसी के साथ में कोई सवाल है तो कहा क्या हुआ? आप एस के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना तो एस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। एक ही डायरेक्शन का मतलब है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। जब आप पी के ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, पी और सब शेल के ऊपर, पी फॉरिन का पर अपने आप को ऐसे अरेंज कर सकते हैं। एक बार वो एक्स डायरेक्शन में तो पी एक्स, और अगर वो वाई डायरेक्शन में गया तो दैट इज पी वाई, और अगर वो जेड डायरेक्शन में गया जो कि मैं बोर्ड पे जबरदस्ती ड्रॉ कर क्या कहलाएगा? पी जेड। यानी एक सब शेल पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो वो कितनी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है? दैट ओरिएंटेशन मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी वो फर्दर स्प्लिट हो सकता है। सही है, टी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो कितने में स्प्लिट होता है? 5। ये बात आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ी होगी कि वहां पर T2G होता है और T3 होता है, यानी dxy dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, यानी d फर्दर कितने में स्प्लिट हो गया? 5। इसी तरह f के भी 70 कोई नेम्स है लेकिन हमें उसके नेम से कोई लेना देना नहीं। सही है? फिर उसके बाद यानी ये आपके पास सारी बात क्या थी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सही है, अब आते हैं इसके बाद वाले पर, दैट इज एसिम्प्टोटिक क्वांटम। इस एसिम्प्टोटिक का एक और नाम भी है, एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर को आप एक और नाम से भी जानते हैं और उसे आप कहते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अच्छा, सब्सिडरी का वर्ड ना वैसे भी है, इस एक बात को पढ़ने से मैं पूरी बात तक पहुंच जाए, कंक्लूजन बता रहा है ये मुझे सारी चीजें। सही है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, लेकिन इसका सिंबल क्या है? एल कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल। कैपिटल एल इज द सिंबल ऑफ द लेटर्स, so ये स्मॉल एल इज द सिंबल ऑफ द एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, एल की वैल्यू कैसे होती है? एल माइनस 1 से।
अब हम आपसे ना n-1 निकाल के बड़ी क्या हम आपको फिर से आगे भेजना है कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको ज्यादातर किसके बारे में बता रहा है, सबशेल के बारे में। सबशेल के नाम क्या क्या थे, S P D F। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सबशेल के बारे में बता रहा है तो कैसे बता सकता है ये मुझे सबशेल के बारे में। अगर मुझे L की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे सबशेल पता चल जाए, सही है। और ये मुझे याद करना पड़ेगा, 4 वैल्यू जो कि बड़ी आसानी से याद करना। अगर आपके पास 0 है तो दैट इज S, फिर 1 है तो क्या होगा P, और अगर 2 है तो क्या होगा D, और अगर 3 है तो क्या होगा F। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 3F, मैं ऐसी मतलब क्वांटम नंबर की है, सही है। तो आप लोग ना बड़ी आसानी से मार्क करके आ जाते हैं 3F में ऐसी मतलब क्वांटम नंबर, तो आप कहते हैं F का जो L की वैल्यू है वो क्या है 3 है, लेकिन एक्चुअली थर्ड शेल में F सब शेल पॉसिबल है और 4 है, तो हमारा आंसर वहां पर मार्क होना चाहिए नन ऑफ दिस। हम मार्क करके आ जाते हैं सिर्फ F को लेकर क्या, और कंफ्यूजन और कैसे क्रिएट हुई, 3F लिखा है। अगर मैं आपके सामने 1S लिखी हूँ इसका मतलब है ये फर्स्ट शेल का S है, लेकिन अगर मैं आपके सामने 2S लिखी हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, सेकंड शेल का क्या है S है। फिर अगर मैं आपके सामने थर्ड लिख रही हूँ तो क्या हो रहा है, थर्ड शेल का S। आपने अभी आपने कहा ना, अभी तो आप लोगों ने मुझे बताया कि K में कौन कौन से सब शेल होते हैं, बस L में क्या होता है SSP, और थर्ड में क्या होगा SPD। तो 3F में तो एसिडिकल क्वांटम नंबर F के लिए पॉसिबल है। चलिए इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, और हम वहां पर सिर्फ अपनी नॉलेज को अप्लाई करके आ रहे हैं। बहरहाल याद रख रही है आपके पास एसिडिकल क्वांटम नंबर की बात। फिर एक और बात है, अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पर इस एसिडिकल क्वांटम नंबर में आपके पास एक फॉर्मूला है दैट इज 12 प्लस 1, सही है। कंडीशन है जैसे वहां कह दिया था ना x स्क्वायर है 1 स्क्वायर है, इसी तरह यहाँ पर है प्लस 1। शायद इससे को थोड़ा सा और तसल्ली मिल जाए, यहाँ पर ये 3 और t कितना है 5d कितना है और 7 है। तो ये 2 है प्लस 1 मुझे ये बताता है कि ये यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, सही है। क्या कहा मैंने, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ एस में कितने ऑर्बिटल है, हमने पढ़ तो लिया है कि एस पूरी सब शेल को पूरी क्या है ऑर्बिटल, ये कैलकुलेशन प्रूव करते हैं। 0 प्लस 2 लिखा यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 1, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 1 का मतलब आंसर क्या बचा 1, उसका मतलब है एस में कितने ऑर्बिटल हैं। पी के लिए देखते हैं, पी के लिए क्या होगा 2, यहाँ पे क्या रखा 1 प्लस 1। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 करके क्या आएगा 3। तो पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ये बात था। पी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो कितनी स्प्लिटिंग गई px py pz। फिर इसके बाद आ गया डी, डी में क्या होगा, अब आपके पास और कहानी है। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, आपने यहाँ पे लिखा और आपने इसे सॉल्व किया तो आंसर क्या आएगा 5, यानी डी फर्दर कितने में डिवाइडेड है 5। अगर अब आपको ये लगता था कि ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल बात है, इस पता चला कि यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, और आप जानते हैं नेक्स्ट आंसर क्या आना चाहिए, सही। फिर आपने एक और फॉर्मूला पर दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2l प्लस, क्या है ये फॉर्मूला 2l प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, क्योंकि ये बात तो हमें पता चल गई कि इस क्वांटम नंबर में सारी इंफॉर्मेशन किसकी मिलेगी सबशेल एसपीबी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल s के लिए 2l प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही थी 1, तो आपने
मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। फिर आप कहते हैं एस में 2 आने चाहिए, पी में कितने आने चाहिए 6, डी में कितने आने चाहिए 10 और एफ में कितने आने चाहिए 40। ये बात आपने कैसे निकाली, आप खुद सोचें। मैं अगर मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 यहीं पे अप्लाई कर, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आएगा 6, देन क्या आएगा 10, देन क्या आएगा 40। लेकिन ये किसे बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब्स्टिट्यूशन। सही, सिर्फ 5 मिनट है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन करें, पिक्चर लेना है, पिक्चर लेना, वो भी करना है जल्दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का नाम है, शेयर करने का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मैंने इसलिए पहले वाले में नहीं लिया था कि आपको याद रहे पहले कौन से दे चुके हैं, बताओ पहले कौन सा टेस्ट दिया, जो मैंने दिया था उसमें फिर से जो है एक बार मैंने क्या क्वेश्चन रखी है ताकि आप थोड़ा सा और सही। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसमें थोड़ा सा टॉपिक स्ट्रक्चर का बाहर भी डाल है, सिर्फ ये टॉपिक है इस कैलकुलेशन है ना, और टाइम टाइम दोबारा सही है ना, वो मैंने टॉपिक दिया इसलिए कि आपको ठीक है बार बार आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए दो आपके पास क्वांटम नंबर्स, नेक्स्ट टू को हम साथ पढ़ेंगे समझते हुए। थर्ड वन का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ वन का नाम क्या है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर। सही है, क्या कहा मैंने, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर क्या है स्पिन क्वांटम। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करना है तो मैग्नेटिक नाम बता रहे, यानी हमने क्या किया होगा, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। सही है। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आप क्या कर रहे होंगे, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड बताएगा, ऑर्बिटल्स। सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड बताएगा, ऑर्बिटल्स। अच्छा, जब मैंने आपसे कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, ऑर्बिटल्स, इसका मतलब है कि हम इसको सारी बात
x से रिलेटेड करने वाले हैं और x की वैल्यू डिपेंड करती है l पर। और वो कैसे लिखी मैं जरा देखिए बना माइनस एल जीरो और प्लस एल। सही है, क्या कहा मैंने, माइनस एल जीरो और प्लस एल। अच्छा ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिर ऑर्बिटल्स फिर उसके बाद है और ये सारी कहानियां अगर मैंने आपसे बात की भी है तो ये बात अपने जहनों में बैठा लीजिएगा कि मैं आपसे सब शेल लिखकर बात करूं और मैं आपसे कहूं बताओ इसकी n की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखेंगे इसकी तो अपनी l की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब है आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आप कहेंगे जैसे माइनस जीरो तो जीरो तो प्लस जीरो। l की वैल्यू जीरो होने की वजह से यहाँ पर n की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो। लेकिन जब मैं आपसे p के लिए बात करूं तो आप कहेंगे p की वैल्यू तो l के लिए क्या होती है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस वन जीरो प्लस वन। ये रोटेशन में बताया था एक है x एक्सेस एक है y एक्सेस और एक क्या है z एक्सेस। सिमिलरली मैं d के लिए बात करते तो आप कहेंगे d के लिए तो टू वैल्यू थी तो हम उसको कैसे स्प्लिटेड फॉर्म में देख रहे हैं, माइनस वन माइनस माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस। और मेरा ख्याल है कि आपको आगे की बात समझ आ गई। वहां पे होगा माइनस थ्री माइनस माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने हमारी सारी प्रॉब्लम को मजीद वेरीफाई कर दिया। शेल में सब शेल है और सब शेल में क्या है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या है, थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसका मतलब बहुत था वो पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया कि न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथवे जो एक्चुअली न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस। आप जब भी अगर किसी केमिस्ट्री की बुक में देख रहे होंगे ना तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन इस तरह के स्ट्रक्चर पर रिलेट करता हुआ नजर आएगा और उससे हम यही बात समझाते हैं कि दैट इज फ्री डायमेंशनल स्पेस। तो ये हो गया एस पी बी और एफ। यहाँ तक था किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम। सबसे ज्यादा डिटेल किसमें दी, प्रिंसिपल। फिर किसमें दी आपके पास और सबसे भी कम किसमें दी, मैग्नेटिक क्वांटम। अब आते हैं इसमें किससे रिप्रेजेंट किया, एस स्मॉल एस इसमें ये भी है, स्मॉल एस सबशेल के लिए। जब अगर सवाल आ जाए तो देख लें सबशेल की बात कर रहे हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते मजीद स्पिन की बताता है बड़ी आसानी से कि स्पिन क्या तो प्लस हाफ होगी या फिर क्या होगी, माइनस हाफ, या तो क्लॉकवाइज या फिर क्या होगी, एंटीक्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अगर वो रिवॉल्व करता है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो क्या है, माइनस हाफ। अच्छा फिर एक और बात देखो, यहाँ से भी बात समझ में आती है, इलेक्ट्रॉन ना एक शेल में नहीं है कि अगर एक शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो एक जा रहा होगा क्लॉकवाइज और दूसरा क्या जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चे कहते हैं मिस टक्कर इलेक्ट्रॉन को कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए बात याद रखें इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद है, थ्री डायमेंशन। सही से आप बोल रहे हैं। अच्छा फिर ये जो क्लॉकवाइज है ना इसे आप इस तरह अपवर्ड हाफ एरो से भी बनाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज से आप किसे बताते हैं, डाउनवर्ड हाफ एरो। यहाँ तक बात समझ में आती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मसला नोट डाउन करें इसमें। बहुत सारे क्वेश्चन कौन से जो representative होते हैं एस डी के और उसके अंदर हाफ और डाउनवर्ड हाफ अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे कहा है। तो आपसे कह रहे हैं इसके टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन तो आपको की तरफ से आए इस टॉपिक कौन सा होगा फिगर से आगे इस तरह तो फिर बहुत सारी चीजें पढ़ाने में तो बहुत आगे निकल जाएंगे लेकिन सभी से रिलेटेड
फॉर एग्जांपल इसमें मुझे थोड़ा सा लाइट इसलिए रख लें कि अभी आपने पहले एक टेस्ट किया है, ये सारे बच्चे भी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अभी आप पहले ही रहते हैं 17 को दिया आप 21 को फिर से ले सही है ना, ये एब्जॉर्ब करने से आप क्या होगा जब आप नेक्स्ट टाइम पारी आ रही होगी तो हो सकता है उस वक्त केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर, लेकिन आपको अपने लिए किसको प्रिपेयर करना होगा, आपको अपने लिए प्रिपेयर करना होगा डॉमिनेंट स्ट्रक्चर, सही है। उससे क्या होता है, उससे आपको रीडिंग का टाइम मिलता है। अगर हम फॉलिक और में लेते हैं तो फिर तो आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के आते हैं, आप फॉर्मली रीडिंग नहीं करें, हमें कम से फॉर्मली रीडिंग चलिए यहाँ पर रहा इसमें क्वांटिफायर का काम इस पे से मांगे क्या है, स्विंग को कोई नंबर दे, स्विंग को क्या नंबर दिया प्लस हाफ और फिर क्या नंबर दिया माइनस, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू है सही। अच्छा ये बताओ हमें टॉपिक स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, आपको का आइडिया है हम हमने शुरू किया है टॉपिक स्ट्रक्चर, हाँ मैं कल से ये एंड पर है तो इसलिए मैं आता है ना टॉपिक स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर मैट्री था, अच्छा सही स्ट्रक्चर मैट्री में जो पहली बार की कैलकुलेशन मतलब दूसरी बार की कैलकुलेशन है उसमें यकीनन क्या होता है, पर सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, इसीलिए प्रिपरेशन बड़ी स्ट्रांग है ठीक है ना। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ज्यादा अगर कैलकुलेशन है वहाँ पर हमें थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है तो अपने लिए नहीं आप लोग के लिए ताकि आप उसके प्रोफेशन इसलिए आप मेरी बात तक पहुंचेंगे और उसमें एक पैरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है सही है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अब मैंने आपसे उस टेस्ट में पैरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछा था, अब आप मेरे फिर तक पहुंच गए, यानी हो सकता है इस बार बोल भी क्वेश्चंस हो लेकिन ज्यादा मेरा फोकस इस पे होगा वो टॉपिक्स पे जिसका कोई पैरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और थियरी वर्क सही और लिमिटिंग रिएक्टेंट पैरामीटर्स इस तरह चलता है सारा पानी। आगे बढ़ते हैं, क्या आप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस यानी हम ये कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द शेल इन द शेल सही है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द आपके पास इलेक्ट्रॉन की क्या अरेंजमेंट है, मैंने ये नहीं कहा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, क्या कहा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए 7 ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कभी सब शेल में हो सकते हैं कभी शेल में हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है और उसको कैसे अरेंज करेंगे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसे कहेंगे क्या अरेंजमेंट ऑफ electrons around the nucleus। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, इसे समझाने के लिए ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्ट्रिब्यूशन किए और उसका मेकिंग करके पढ़ा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जो पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना उसका नाम ही ऑफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, सही है साइंटिस्ट तो इसके लिए था वाइस विजन, लेकिन ऑफ द उसने जर्मन वर्ड यूज किया था, तो आपके पास ऑफ प्रिंसिपल क्या बताता है, ये कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन fills in lower energy levels than higher, बहुत आसान सी बात है, चाहे स्टेटमेंट लिखा अब आपको स्टेटमेंट खुद तो नहीं लिखना है इसमें गलती हो सकती है, इसका मतलब कांसेप्ट समझना है, स्टेटमेंट लिखा आगे तो पहचान लोगे, कोई आपसे कहते हैं 4 स्टेटमेंट लिखिए आपसे कहा से आइडेंटिफाई का होगा और कहाँ पहचान सकते हैं जहाँ पे कांसेप्ट है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा लोअर, और लोअर को कांसेप्ट हमें किसने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने, सेम जो न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी का और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा,
अब आप न्यूक्लियस भी नहीं देख रहे हैं, एटम भी नहीं देख रहे हैं, तो उसने एक और तरीका बता दिया। अब जिसकी शेल की वैल्यू कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसकी शेल की वैल्यू ज्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। फिर आते हैं उसके लिए, इसने हमें इतना मशहूर जमाना तरीका सिखा दिया है कि मुझे लगता है कि अभी आप लोगों ने थोड़े दिन पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ा होगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस और बी के लिए ना पढ़े, बल्कि आपने तो बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पढ़े करना सीखना है कि ग्रुप कौन सा होगा, पीरियड कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा हो सकता है, ये सब आपने सर के साथ पढ़ा। माइनस टू एस, थ्री एस, फोर एस, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, फाइव एस, फिर क्या आएगा, फाइव बी, फाइव एंड फाइव। देखिए आपका प्रिंसिपल यहाँ रुका नहीं, इसके आगे जब मैं अगर हायर केमिस्ट्री या पॉलिट कहीं पे पढ़ा रही हूँ तो मैं इसके आगे वाला भी लिखूंगी, मुझे पता है दैट इज द लॉजिक। आपके पास डिफरेंट नेम है, ओ हो सकता है, एम हो सकता है, नहीं उस हिसाब से अपने नाम है, लेकिन होगा क्या, हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन तक ही बेसिकली रखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सिक्स सिक्स, सिक्सटी, सिक्सटी, और आप जानते हैं आप में क्या है, सेवन एस, सेवेंटी, सेवेंटी सेवन। और ये सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको ड्रॉ करने का तरीका है जो आपको तकरीबन 3 to 5 सेकंड्स में ड्रॉ करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ताकि आप किसी भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी गलत ना हो। आपके पास एक फॉर्मूला बन चुका है, इसको आप चाहे बिना रट्टा नहीं लगा सकते, सही है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे गलतियां हो जाए, तो इसमें मुझे एक लॉजिक बता, क्या बता दी, वन एस, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर क्या चीज मुझे बताया, वन एस, बस फिर कहाँ होगा, टू पे, एरो ए से एरो हेड की तरफ लीड करता है, तो टू पी के बाद कौन है, थ्री एस, बीटीएस के बाद कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फोर एस के बाद कहाँ गए, पहला कॉन्फ्लिक्ट ही यहीं पर है। आपसे कभी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन थ्री डी में पहले जाना चाहिए था, फोर एस में क्यों चला जाएगा, तो इसकी आपको ने पहले एक्सप्लेनेशन दी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाना पसंद करता है, इसकी एनर्जी कम हो, इसका मतलब आपने प्रेडिक्ट कर लिया, फोर एस की एनर्जी थ्री डी से क्या है, कम है, और थ्री डी की एनर्जी फोर एस से क्या है, ज्यादा। सही है, इस तरह आपके पास देखो कई जगहों पर ये चेंजेस नजर आए, थ्री डी के बाद आपके पास क्या होगा, फोर, फाइव उसके बाद फिर से क्या है, सही, फिर देखें नजर आ रहा होगा, फिर वही थ्री डी के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फोर में, इसका मतलब मैं आपसे पूछूं फोर पी की एनर्जी ज्यादा है या थ्री डी की, तो आप क्या कहेंगे, फोर पी। अब आप एनर्जी को खुद प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये जानना शुरू करें कि अभी तक सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो शायद अभी तक सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहनी चाहिए, सही है ना, किसकी, सेवन, सही है, इसका मतलब एक फॉर्मूला बनना शुरू, मेरी एक्टिविटी वहीं से स्टार्ट, इसके आगे मैंने आपसे कुछ बात करनी है, मैंने देने कुछ एटॉमिक नंबर्स, और मैं आपसे कहूंगी मुझे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, एरो बनाए, प्रैक्टिस के साथ बनाए ऐसे, आप उसे 5 सेकंड्स में या 10 सेकंड्स में मैं सिखाऊंगी।
बताते जाएंगे। तो आप लिख लेंगे तो फिर मैं आपको क्वेश्चन की नेचर बताऊंगी कि हम इसमें से क्या सवाल बना के तो पीछे शाबाश। भैया तो अब आप लोगों ने कोई ध्यान बताया कि इसका मतलब फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ द ग्रुप सेटिंग। सही है। मैंने क्या कहा कि एमसीक्यू बनाया इसका मतलब फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ द ग्रुप सेटिंग। टॉपिक नंबर देखिए इसमें। अब आपने क्या किया आपने सबकी लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता होगा कि इस कोई चाहे बी में फाइल होनी चाहिए आपको एस किसी का भी और बी किसी का भी। इसमें आपके पास 3s3p5 हो 4s45 5s5p5 गैसेस के बैलेंस शेल में क्या होना चाहिए 7 इसका मतलब से बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मेंबर होगा हेलोजन्स का यानी ग्रुप 7। सही है जैसे आपके पास ये दो मेंबर 7 है कि जब आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना तो ऐसे लिखिए इसके आंसर में क्या आ रहा है बताएं
3s3p5 और इसके आगे में क्या आ रहा है 4p5 से पहले आ रहा होगा 3d और 4s और 4s देखिए s और 4 सही है ये क्या हो गया ग्रुप 7 तो आपको ऐसे आएंगे डी जहां पर आ गया तो डी में तो ये देखते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म होती है तो वो डी ब्लॉक है लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस और पी पे खत्म होती है तो इसका मतलब है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक से या एस ब्लॉक से जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि बताओ फॉर एग्जांपल मैंने ये चार ऑप्शन दिए 1 2 3 4 और मैंने एक एसएमसी बनाया और मैंने आपसे पूछा बताओ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द नोबेल गैस सही है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ नोबेल गैस आप क्या कहेंगे चेक कैसे पहचाना आपने आपने कहा ये तो 1 is to 2 is to B6 सारे शेल्स क्या है कंप्लीट सही है ये तो नेट था ना तो याद भी है कि नियॉन होता है लेकिन अगर उससे आगे वाला कोई एटॉमिक नंबर दे दिया तो आपको ट्रिक बता सारे शेल्स कंप्लीट होते हैं तो सिर्फ इसका मेंबर होता है नोबेल sp2 p में कितने हैं 6 और पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स हैं क्या होता है आपके पास कंप्लीट शेल्स फॉर एग्जांपल यही चार ऑप्शन करके लेकिन एक और एमसीक्यू भी बन सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द डी ब्लॉक एलिमेंट तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पे एक बचा है श्रेणी क्या है और आपने सीखा जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी पर खत्म होगी इससे बिलोंग करेगा मैंने 24 और 29 खास तौर पे लिखा है क्योंकि 24 और 29 में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत सिलेक्ट करके आ जाते नहीं क्या करते हैं गलत क्या सिलेक्ट करके आ रहे होते हैं 24 के लिए देखिए आपने लिखा होगा 1s 2s 3p6 3s 3p6 4s और फिर क्या आएगा 3 सही है ये ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं रहेगी सारी रहेगी क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए ये रहेगा 4s1 और ये क्या रहेगा टी की कोशिश ये होती है कि जब तक सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए वो कुछ नहीं है ना ये वही वाली बात है कि आप आते हैं और आने के बाद अपने बराबर में जगह उसी की रखते हैं ये जो आप ये दोस्ती की हैसियत रखता है तो उस बराबर में आप उसे हर किसी डायमेंशन से आपके बनती है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की नेचर ऐसे है इलेक्ट्रॉन कहता है पहले जब तक मेरे सारे ऑर्बिटल्स में मैं एक एक ना चला जाऊँ ना तब तक पेरेंट्स पर इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है ये काम में भी आपको शुरू में नहीं पढ़ा सही है तो इसका मतलब अगर आप इस आपने सिर्फ लिखा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मार्क किया सही है आपके पास ये 24 क्रोमियम से रिलेटेड है और क्रोमियम अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दिखाता है वो कौन से दिखाता है 4s1 3d हाँ समझ में आती है नेक्स्ट 29 जो बात मैंने आपको 24 के लिए बताई वही बात मैं आपको किसके लिए बता रही हूँ 29 के लिए क्या होगा सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही आपके में आ रहा है 4s3d9 लेकिन ये चीज कैसे होगा 4s1 कहते हैं अच्छा ये मत समझिएगा कि इसने बताया कि 4s और 3d पे ये है अगर आ जाए 5s और तब भी ऐसे ही होगा 5s1 को भी 5 अगर ये आ जाए 6s1 और 5 फिर क्या होगा इसका मतलब है कोई भी एस और डी हो अगर उसमें एक्साइटेड स्टेट की गुंजाइश बनती है तो आपको उसी तरह से बना के देनी पड़ेगी सेकेंड अगर नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा चाहे वो 4s3d हो चाहे 5s4d हो चाहे 6s5d हो आप देख रहे हैं 5s4d उसी तरह आगे चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6s और फिर क्या होगा 4f लेकिन मैंने आपको किसके साथ बताया 5 हम f के ऊपर ये बात अभी फिलहाल अप्लाई नहीं कर सही है हमारे पास f से रिलेटेड ऐसी कोई कहानी नहीं तो आपको किसके साथ कंपेयर करना होता है आपको इनके साथ मैंने तो आपको फिर 6s और 5d की कहानी बता दी ज्यादातर आप यही पे घूमते हैं
यहाँ पर 4s 3d 5s 4 सही है। ये बात क्या आपको बता दिया वो बात आपकी सही है, लेकिन आप सिर्फ इसी पे तो नहीं देखते हैं ना, अब वो आपको देखते तो नहीं आ रहा ना कि आपके लिए आप गाय पूरी चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कोई ग्रेटर 65 दे दिया 81 दे दिया, 81 बिलोंग्स टू व्हिच ग्रुप, सही है। आपके लिए हमें पता होगा कि 81 कहाँ पे जाके बिलोंग करे, लेकिन आपको बताना मसला हो जाएगा, तो आपको यहाँ से पूरी बात सिखा के भेजना है, सही है। अच्छा अब आगे एक और आते हैं 29 की भी बात ऐसे ही है। 5s हो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा 5s होगा तो क्या होना चाहिए 44, और अगर 4s है तो क्या है 3d, सही है। इसका मतलब है हमें ये बातें याद रखनी है कि 4s से बाद कौन होगा 4d नहीं होगा बल्कि क्या होगा 3d, 5s के बाद कौन होगा 4d, और ये बात याद करने में कौन आसानी देगा, सही है। दिस डायग्राम is explained by the offer principle. क्योंकि डी में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ 4s था, ऐसा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी दे तो डी में पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, क्या वो कंप्लीटली हाफ फिल हो गया, तो इसे हम कहते हैं हाफ फिल्ड, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और इसे आप क्या कहते हैं फुल फिल्ड, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल क्या है हाफ फिल्ड हो गया, यस यस, एलिमेंट अपनी दो स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, या तो हाफ फिल्ड या फिर सही है। तो यहाँ तक याद रखना है, ये था आपका प्रिंसिपल लेक्चर, लेके तो मैंने इस करके आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट क्या आप इस रूल को जानते हैं, मैंने लिखा नंबर 2 करके पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सुना है ना, चलो ये भी पहचान से भी काम हो ही जाता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली साइंटिस्ट नेम है, एक्सक्लूजन यानी उसने पढ़ा कि ये एक कंक्लूजन टाइप की बात बता दी, इसके मुताबिक पता ही क्या होता है, इसका एक बड़ा आसान सा स्टेटमेंट, नो इलेक्ट्रॉन कैन हैव same set of quantum numbers in an orbital। इसको अगर मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं तो कहता है एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल कौन ऐसे तो एक ही ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स, पी में कितने ऑर्बिटल थे 3 है ना, यानी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ये बात उसने क्लियर कर, यानी इसका स्टेटमेंट ही किससे स्टार्ट हो रहा है, तो इनका सपोज कर लें, ये इनका 50% चांसेस हैं, ये इनका मे बी, तो ये क्या कहा एग्जैक्टली, क्या कहा इन एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब एक ही ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिटल के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, देखो डिफरेंट ऑर्बिटल तो डिफरेंट होंगे, 3d को 4p से मिलाओ, उसके क्वांटम नंबर डिफरेंट है, एक 4 शेल से है और एक 3 शेल से डिफरेंट हो गया है, लेकिन कहते हैं एक ही ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या आप हीलियम जानते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है,
और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी ये 1 क्या है, शेल है, ये s क्या है आपके पास, सब शेल, सही है। और इसी से l की वैल्यू पता चलती है, और ये 2 क्या है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आप जानते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ये 2 में से, यानी शेल ये है और इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। मैंने लिख दिया 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे को क्या लिख दिया, 7। फिर इसके बाद में 4 चीजें निकालना चाहता हूँ। 4 चीजें क्या क्या है, चलो निकालते हैं, N, L, M और S, सही है। अब आते हैं यहाँ पर, मैं आपसे बहुत अच्छे बताओ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में मौजूद है, उसकी वैल्यू क्या है, 1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। फिर मैं आपसे बहुत अच्छे बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है ये कौन से सब शेल में है, S, S के लिए की वैल्यू क्या होगी, 0। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, अगर L की वैल्यू 0 होती है तो M भी क्या हो जाता है, 0। लेकिन एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्या होगा, पॉजिटिव, और एक क्या होगा, नेगेटिव। देखो डिफरेंट के तो डिफरेंट ही क्वांटम नंबर्स हो, लेकिन इसमें चैलेंजिंग कंडीशन में क्या कहा, एक ही ऑर्बिटल के बीच चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। इसका मतलब है उसने हमें एक बात सिखाई, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन के साथ पॉसिबल नहीं है। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे नजर आएंगे, ऑपोजिट स्पिन, प्लस हाफ और नेगेटिव माइनस, डायरेक्शन की वजह से, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी बता रहे हैं सब शेल में ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल है, सर्कुलर नहीं है, सही है। नोट डाउन करें सभी से, पूरी जगह टॉपिक बड़ा है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नेक्स्ट टॉपिक में ज्यादा टाइम पे इसकी वर्कशीट के लिए, सही है। नेक्स्ट कल की ही क्लास में क्वांटम नंबर्स की वर्कशीट सॉल्व करना, ठीक है। और एक और काम, बल्कि एक और एटॉमिक स्ट्रक्चर के मैंने क्या आप लोगों को लास्ट क्लास में कोई वर्कशीट दी थी, कितने एमसीक्यूज दी थी, 50 है, ऐसा था कि और वैसे एक सिंपल ही एक कोड थोड़ी आ सकता है, तो मतलब वो आपके पास ऑलरेडी एमसीक्यूज मौजूद है, अब आप इसे सॉल्व करना शुरू करें, उसके अंदर क्वांटम नंबर भी मौजूद है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फिर देखिए नहीं कंट्रोल लेंगे बस तो ले लीजिए हर कॉपी, किसी को बनाइए, यहाँ सब कॉपीज मौजूद है, चलिए एक नजर डालो उसके ऊपर, एक ही है टॉपिक के साथ, तो उसका नंबर भी नहीं है, सब क्या लेकिन इसके अलावा भी कल तो नहीं, क्योंकि आज ही सारा ताजा ताजा पड़ा हुआ होगा, क्वांटम नंबर की एक रैंडम वर्कशीट में किसी ने सॉल्व करना, ताकि मुझे पता चले कि ये रट्टा वेरिएशन में कितना आपको समझ में जी, बस दोनों हैं और भी है, एक और भी है, लास्ट टाइम से कर लेगा, एन प्लस एल भी है, जो भी है वो आता है हमारे बहुत ज्यादा अच्छा, कोई भी है मुझे रीडिंग कॉम्बिनेशन चाहिए अभी तो मुझे देखो बच गया ना बुकिंग से अभी जा मैं नहीं वो देखे आप देखे आप यस हां तेरे आ रहे हां ठीक है तो बस सही है हम बस जा रहे हैं
से पहले